हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान, और संविधान में आज की क्लास होगी पिट्स इंडिया एक्ट की। तो चलिए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था, वो रेगुलेटिंग एक्ट की सुधार करने के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन के लिए क्या किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया। यानी इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में हुई कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया था। कब? 1784 ईस्वी में। यह एक्ट सबसे महत्वपूर्ण रहा। और सबसे महत्वपूर्ण क्यों रहा? क्योंकि इसी एक्ट के लागू होने पर जो कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र थे, उन्हें अंग्रेजी, या फिर आप कह सकते हैं कंपनी के अधीन भारतीय राज्य क्षेत्र या राज्य जो थे, वो अंग्रेजी राज्य का अंग माना जाने लगा। उन राज्यों को अंग्रेजी राज्य का अंग माना जाने लगा। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण हुआ। ये आप कह सकते हैं कि जो हमारा ये पिट्स इंडिया एक्ट है, ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसका कारण क्या है? रीजन क्या है? कारण जो है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र यानी कंपनी के अधीन भारतीय राज्य, कंपनी के अधीन भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य का अंग माना गया। ठीक है, इसी एक्ट के तहत, इसी कारण यह एक्ट सभी एक्टों में सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है, क्योंकि इसे भी भारतीय क्षेत्रों को यानी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों को अंग्रेजी राज्य का हिस्सा माना गया। फिर आगे इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। चलिए इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। ये सबसे पहला है ब्रिटिश भारतीय, यहाँ से ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज, ये चीज ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज। स्वामित्व, अब तक ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों का स्वामी कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के लागू होने पर ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों की जो मालिक हो गई, वो ब्रिटिश सरकार हो गई। अब इसके लागू होने पर क्या हुआ? दूसरी लाइन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए दिया है कि माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी कार्यों को पूर्ण नियंत्रण में रखती थी। ठीक है, इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी कार्यों को पूर्ण नियंत्रण में रखती थी। या फिर आप इस तरह कह सकते हैं, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। इसके माध्यम से, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। कंपनी के कार्य क्या थे? जैसे सैन्य था, नागरिक था, राजस्व था, आदि जो कार्य थे, इन पर ये ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से नियंत्रण रखती थी। किसके तहत?
पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अगली नियंत्रण कैसे रखती थी उसको देखिए। ये जो लाइन है इसमें कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक, कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक शक्ति कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। पहले रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, कंपनी के हाथों में व्यापार वाला काम भी था और प्रशासन का भी काम कंपनी के हाथों में था। केवल ब्रिटिश सरकार ने ये निर्देश दिया था कि कंपनी अपने कार्यों की सूचना यानी उनकी जानकारी उन्हें देना, ठीक है, उनकी जानकारी जो भी कार्य करते हैं ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में उनकी जानकारी उनको देना आवश्यक था। लेकिन पिट्स इंडिया में उस चीज को सुधारा गया क्योंकि उनके सभी कार्यों को देखने के लिए उसने खुद रेगुलेटिंग एक्ट में भी इंग्लैंड में 2 संस्थाएं नियुक्त की गई थी। एक रेगुलेटिंग एक्ट वाली क्लास आप देखते रहिए क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में 2 संस्थाएं नियुक्त की गई थी। एक था आपका निदेशक मंडल था और दूसरा था हितधारकों का मंडल, ठीक है। ये जो निदेशक मंडल है, निदेशक मंडल क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। ये क्या थी, कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। ये क्या थी, इसे क्या कहा जाता था, कंपनी की गवर्निंग बॉडी, ठीक है। ये जो निदेशक मंडल था कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक, अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों कार्य संभाल रही थी, केवल इन्हें क्या था, अपने कार्यों की सूचना देना आवश्यक था। लेकिन अब इस एक्ट के पारित होने पर कंपनी के व्यापारिक कार्य अलग हो गए और प्रशासनिक कार्यों और शक्तियों को अलग कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक तथा प्रशासनिक शक्तियों और कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब एक नहीं रहा, अब इसमें क्या कर दिया गया, जो व्यापारिक कार्य था, ये व्यापारिक कार्य किसके हाथों में चला गया, कंपनी के हाथों में चला गया। व्यापारिक कार्य कंपनी के हाथों में चला गया तथा राजनीतिक कार्य है वो किसके हाथों में, राजनीतिक कार्य का मतलब सैन्य, नागरिक, राजस्व। इस राजस्व का मतलब होता है सभी प्रकार के कर की वसूली, सैन्य, सेना, ठीक है, तथा उन क्षेत्रों के नागरिक, उनकी देखरेख। राजनीतिक कार्यों जैसे सैन्य, नागरिक, राजस्व के नियंत्रण हेतु, यानी इन सारे प्रशासनिक कार्यों के नियंत्रण हेतु इंग्लैंड में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। ये है नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में भी 2 संस्थाएं नियुक्त की गई थी। एक था निदेशक मंडल, दूसरा था हितधारकों का मंडल। अब इनके नियंत्रण के लिए 6 सदस्यों वाली एक संस्था का और नियुक्त किया। ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण मंडल की स्थापना की। नियंत्रण मंडल में सदस्यों की संख्या 6 होती थी। अब ये 6 सदस्य ये नियंत्रण मंडल है और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। सदस्यों की संख्या इसमें 6 है। एक तो क्या है, ये है चांसलर ऑफ एक्सचेकर, इसमें 6 में से एक है चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जिसे आप कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं। और दूसरा क्या है, राज्य सचिव होते थे। एक तो इसमें से चांसलर ऑफ एक्सचेकर हो गया, चेकर है, और एक इसमें से है राज्य सचिव और 4 अन्य सदस्य हैं, 4 सदस्य अन्य, यानी टोटल कुल 6 सदस्यों की एक गुप्त समिति बैठाई गई है। ये क्या है, कौन सी समिति है, गुप्त समिति है, ठीक है। ये कौन सी समिति है, नियंत्रण मंडल का मतलब है ये एक प्रकार की गुप्त समिति है। फिर आगे इन सदस्यों की, अर्थात इन 6 सदस्यों की
नियुक्ति और पदोन्नति का अधिकार किसे है? सम्राट को जाता है। यानी इन नियंत्रण मंडल के सदस्यों की नियुक्ति और पदोन्नति सम्राट करता है। ठीक है, सम्राट करता है। और फिर आगे हम कह सकते हैं इस बात को, ये वाला पॉइंट देख लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट पारित कब हुआ था? अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट पारित कब हुआ था? 1784 में। पारित किसने किया था? विलियम पिट ने। विलियम पिट कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। विलियम पिट ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। कहाँ पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद में। और फिर पिछली रेगुलेटिंग एक्ट जो हम पढ़े थे उसमें कैसे पारित किया गया था? ये तो ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट गुप्त सीक्रेट कमेटी के द्वारा पारित किया गया था और उसको पारित करने वाले थे लॉर्ड नॉर्थ थे, ये भी प्रधानमंत्री थे। फिर अगली पॉइंट, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट बचा है ये। अब इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। कह रहा है इस एक्ट के पारित होने पर, पिट्स इंडिया एक्ट के पारित होने पर अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश में, ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश का मतलब हो गया कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र, कंपनी के अधीन भारतीय राज्य क्षेत्र, इसे हम कह सकते हैं ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के दो शासक हो गए। ये कितने हो गए? 2 शासक हो गए। एक शासक कौन हो गया? कंपनी का निदेशक मंडल। दूसरा, ये नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट। अब इस ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के दो शासक हो गए। एक तो निदेशक मंडल, दूसरा नियंत्रण मंडल। निदेशक मंडल ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं निदेशक मंडल। ठीक है, दूसरा कौन है? नियंत्रण मंडल है। नियंत्रण अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी पर नजर रखने वाली एक गुप्त समिति। और इनकी नियुक्ति कौन करता था? सम्राट करता था। नियुक्ति तथा पदोन्नति, नियंत्रण मंडल के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदोन्नति सम्राट करता था। और फिर 2 शासक, एक है निदेशक मंडल, दूसरा नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट। इनके माध्यम से सम्राट, एक शासक हुआ एक तरफ, दूसरी तरफ निदेशक मंडल हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहा गया? गवर्नर जनरल की परिषद संख्या 3 हो गई। कितनी हो गई? 3 हो गई। गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या 3 हो गई। जबकि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हम लोग पढ़े थे? रेगुलेटिंग एक्ट में देखा गया था, रेगुलेटिंग एक्ट में, क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था तब बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया था? गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, और ये जो गवर्नर जनरल थे, इनकी सहायता के लिए क्या हुआ? 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, लेकिन अब पिट्स इंडिया एक्ट में इन 4 के स्थानों पर 3 लोगों को कर दिया गया। 4 के स्थानों पर इन 3 को कर दिया गया, लेकिन इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में
ये जो सदस्य संख्या थी किसकी, परिषद की, वो कितनी थी, 4 थी। लेकिन इसमें क्या हो गया, गवर्नर जनरल की परिषद संख्या 3 हो गई। 3 सदस्यीय परिषद को भारत के, ठीक है, भारत में प्रशासन का मतलब जैसे सैन्य शक्ति हो गया, संधि हो गया, युद्ध हो गया और फिर राजस्व हो गया। इन सब मामलों पर, ठीक है, 3 सदस्यीय परिषद को भारत में प्रशासन के अधीक्षण यानी प्रशासन का मतलब राजस्व, सैन्य शक्ति, संधि, युद्ध, ये प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। कि अधीक्षण के लिए, अधीक्षण का मतलब हो गया अधीनस्थ अधिकारियों की देख रेख करने के लिए, ठीक है, अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पिट्स इंडिया एक्ट ने सुधारा था। उसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। लेकिन अब उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक समिति यानी परिषद बनाई गई थी, जबकि पिट्स इंडिया एक्ट में अभी भी गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जा रहा है। लेकिन उसमें सुधार ये किया गया है कि 4 सदस्यों के स्थान पे 3 सदस्यों को कर दिया गया है और उनको प्रशासन के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। प्रशासन के अधीक्षण की जो शक्ति का मतलब हो गया, सभी प्रशासनिक कार्य की देख रेख करने की शक्ति उन्हें प्रदान की गई है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। फिर कल की वीडियो में अगले एक्ट के साथ। नमस्कार।